चलिए देखते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था एक्चुअली, मैं कहूँ तो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके थे। हम ट्रांसपोर्ट देख रहे थे। प्लांट्स में हमने ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया था, जाइलम में ट्रांसपोर्ट देख लिया था, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो की बात कर ली थी। ट्रांसपिरेशन पुल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो पढ़ना है ट्रांसपिरेशन पुल के बाद, हम कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन पुल तक हमने पढ़ा था। एंड ये मेन कॉज है जाइलम में ट्रांसपोर्ट का। फिर मैंने बताया था कि हम लोगों को फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट को थोड़ा देखना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट। अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो जाइलम और फ्लोएम में दो यूनिट है, या हम कह सकते हैं वैस्कुलर बंडल दो है, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम की हम बात करते हैं तो फ्लोएम में मेन जो कंडक्टिंग पार्ट होता है, कंडक्टिंग कंपोनेंट, वो एक्चुअली में सीव ट्यूब सेल या सीव ट्यूब एलिमेंट होता है। कुछ ऐसा सीव ट्यूब हमको नजर आता है। यहाँ पे जो एंड वॉल होते हैं एक्चुअली, उनमें एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें होल्स होते हैं, या इसको परफोरेटेड प्लेट भी हम कह सकते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। परफोरेटेड प्लेट होता है। एंड इन स्ट्रक्चर को सीव ट्यूब एलिमेंट कहते हैं। एंड ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर देखो, वेसल्स में क्या था, एंड वॉल फ्यूज था। यहाँ पे क्या है, एंड वॉल क्या है, परफोरेटेड है। एंड ये छन्नी की तरह काम करता है, इसीलिए इसको सीव प्लेट कहते हैं। सीव प्लेट। एंड अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो इसको सीव ट्यूब एलिमेंट कहते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट। अब देखना यहाँ पे कि अगर फ्लोएम में मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो दो तीन चीज है भाई। क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मान लो लीफ है, लीफ में ही खाना बन रहा है ना। एंड ये खाना कहाँ जा रहा है, लीफ से। हम कह सकते हैं मान लो कि कोई भी स्टोरेज ऑर्गन हम ले लेते हैं। ठीक है, मान लो रूट में एक स्टोरेज ऑर्गन है, आलू ही ले लो, स्टेम ट्यूबर एग्जाम्पल लो। ठीक है, ये क्या हो गया, स्टोरेज ऑर्गन है। स्टोरेज ऑर्गन। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया लीफ। ठीक है, लीफ में खाना बनेगा। एंड खाना बनेगा, फोटोसिंथेसिस की मैं बात करूं, ऐसे ऐसे लाइट रेज को हम दिखा सकते हैं, इंसिडेंट कर रहा है। एंड ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज का फोटोसिंथेसिस में। ग्लूकोज जल्दी ही देखो, ग्लूकोज जो है काफी ज्यादा हम कह सकते हैं रिएक्टिव स्ट्रक्चर होता है, कंपाउंड होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में। सुक्रोज में। एंड सुक्रोज से कन्वर्ट होके ये मूव करता है किधर, स्टोरेज ऑर्गन की तरफ। ठीक है, ऐसे ये हम कह सकते हैं मूव करता है। स्टोरेज ऑर्गन में जाके स्टोर होगा किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, या फिर स्टोरेज फॉर्म में क्या है, सेलुलोज के फॉर्म में। तो बड़ा ये चीज सामने हमको आ रहा है कि भाई बनता है ग्लूकोज, कन्वर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, क्योंकि ग्लूकोज काफी ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले ही उसका स्ट्रक्चर फिर चेंज हो जाएगा। इसीलिए वो एक थोड़ा कम रिएक्टिव कंपाउंड में चेंज हो जाता है, जिसको सुक्रोज कहते हैं, जो नॉर्मल चीनी हम खाते हैं। एंड स्टोरेज उसका स्टार्च या सेलुलोज के ही फॉर्म में प्लांट ऑर्गन के अंदर होता है। तो ये कब हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। अब मान लो कि बाहर क्लाउडी डेज है, तो उस समय तो प्लांट जो है हमारा फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है। नाइट के समय, उस समय भी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर उस समय उसको खाना चाहिए होगा, तो ये स्टोरेज ऑर्गन से फूड, देखो वो आलू में स्टोर करके रखा रहता है हमारे खाने के लिए नहीं,
वो अपने यूज के लिए कि जब जो उसको जरूरत पड़ेगा तो वापस उसका स्टोरेज ऑर्गन से खाना कहाँ जाएगा, इस लीफ में। इसीलिए इसमें मूवमेंट कैसा है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है। मतलब लीफ से रूट्स तक भी जा रहा है या स्टोरेज ऑर्गन की तरफ, एंड जब जरूरत पड़ता है तो स्टोरेज ऑर्गन से वापस लीफ में भी खाना आता है। तो इसमें जो मूवमेंट हमको देखने को भाई मिल रहा है वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लोएम में कंडक्टिंग कंपोनेंट सीव ट्यूब एलिमेंट हो गया, एंड द मूवमेंट इज बोथ इन बोथ डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल from leaf to the storage organ, and when necessary from storage organ to the leaf. This type of movement is bidirectional, और इसी को मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट भी हम लोग कहते हैं। हाँ शिखर, सुक्रोज के बाद स्टार्च बन जाता है। हमारा वाला खाना कहाँ स्टोर होता है, हमारा तो स्टमक में स्टोर होता है टेम्पोरली, एंड फिर जाके ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है मसल्स में एंड लीवर सेल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं हम लोग। तो ये हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन अब देखो, हाँ ये ब्लू और येलो मूवमेंट शो कर रहा है मिस्टेक। प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं तो हमारा खाना, हम मेनली देखो, हम स्टोरेज वाले स्टार्च वाले चीजों को हम खा सकते हैं, सेलुलोज वाले को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे में सेलुलेज एंजाइम एब्सेंट है। मैंने बताया था, याद करिए जब अपेंडिक्स पढ़ाया था तब। यस, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। हो गया। अब देखो ये, इसके बाद से जो मूवमेंट है ना, वो कैसे मूव कर रहा है थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा हमको। कैसे जाइलम में तो मूव करता है, फ्लोएम में कैसे मूव करता है, कौन वो फैक्टर है जिसको जो मूव करवा पा रहा है, ये हमको थोड़ा देखना है। वहां पे जो मेन कॉज था वो ट्रांसपिरेशन पुल है जाइलम के अंदर, यहाँ पे बल्क फ्लो में मूव करता है। देखो डिफ्यूजन और बल्क फ्लो में ना अंतर है। मान लो कि हम डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, मान लो दो मेरे पास सब्सटेंस है, तो दोनों अपने अपने कंसंट्रेशन के हिसाब से उनका स्पीड होता है। बल्क में क्या है, दोनों का सेम स्पीड होगा, दोनों इकट्ठा हो जाएंगे एंड इकट्ठा मूव करेंगे, तो वो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है। तो फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है वो एक्चुअली बल्क ट्रांसपोर्ट ही होता है। अभी देखेंगे हम लोग, इसी के साथ हम लोगों का प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट है वो खत्म हो जाएगा एंड हम एनिमल्स में मूव कर जाएंगे। हो गया। चलिए देखिए, अगर मैं कॉज ऑफ मूवमेंट की बात करूं, कॉज ऑफ मूवमेंट, तो भाई कॉज ऑफ मूवमेंट जो एक्चुअली है वो बल्क फ्लो मूवमेंट है या मास फ्लो मूवमेंट। बल्क या मास फ्लो मूवमेंट, मास फ्लो मूवमेंट एक्चुअली होता क्या है, कैसे ये, अब सिंपल सा चीज समझना। स्टोरेज ऑर्गन कंटेन या ल्यूकोसाइट्स, वो स्टोर करेगा ना फूड को। अब देखो, हम बात कर रहे हैं कैसे, जैसे समझना इस चीज को,
थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट रुकिएगा। ये इधर नहीं, अभी मत बनाइएगा, 1 मिनट रुक जाइए, जगह नहीं मिलेगा उधर लिखने का। ये इकलौता डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ये हम बता रहे हैं। देखो ग्रीन वाला जो अभी बना रहे हैं वो क्या है, जाइलम वेसल हो गया, साथ ही साथ रहता है ना वेस्कुलर बंडल। ये क्या हो गया भाई, ये हम कह सकते हैं सीव प्लेट हो गया। सीव ट्यूब एलिमेंट और जाइलम में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा टिश्यू में, दोनों में एक फर्क है, जाइलम जो है वो डेड कंपोनेंट होता है, ठीक है, या डेड जाइलम वेसल जो है वो डेड है, एंड सीव ट्यूब क्या है, लिविंग है, भले उसमें क्या है न्यूक्लियस नहीं रहता है, लेकिन इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इसके फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, बगल में प्रेजेंट होता है कंपेनियन सेल, ठीक है। तो ये जो है हमको दिख रहा है भाई, ये क्या हो गए, कंपेनियन सेल हो गया, कंपेनियन सेल, ये भी कंपेनियन सेल है, एंड हम कह सकते हैं ये भी कंपेनियन सेल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ, ये है हमारा वेसल, ये हम कह रहे हैं जाइलम वेसल कह सकते हैं इसको, जाइलम वेसल। जाइलम वेसल में क्या होगा, जाहिर सी बात है पानी होगा, इसके अंदर क्या होगा, पानी होगा, ये पूरा पानी भरा हुआ है इसके अंदर। देखो अब हम बात कर रहे हैं भाई, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, अब देखना यहाँ पे लीफ में बना है क्या, ग्लूकोज, लीफ में बना है ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें भाई, सुक्रोज में। सुक्रोज कुछ भी है, समझना इस चीज को, सुक्रोज कुछ भी है, समझना इस चीज को, कि कंपेनियन सुक्रोज एक जस्ट लाइक सॉल्ट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट तो हम लोग कंपोनेंट कंसेप्ट जानते हैं मूवमेंट का या डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस का। सिंपल क्या है, सॉल्यूट जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करेगा, लेकिन अब यहाँ समझो इसमें क्या है, इसके अंदर तो इसका साइटोप्लाज्म है ना, ये वाला जो चीज है इसका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, तो ये तो साइटोप्लाज्म है भाई। तो कंपेनियन सेल एनर्जी लगा के ना लोड कर देता है, सिंपल एक ट्रक आया, ट्रक है भाई क्या, सीव ट्यूब, उसके ऊपर हमको सामान को लोड करना है, जाहिर सी बात है लेबर लगेगा, एनर्जी लगेगा, लेबर कहने का मतलब कि हम लेबर लगाए एंड एनर्जी लगा के क्या किए, सामान को अपलोड कर दिए। तो कंपेनियन सेल करता क्या है, इस सुक्रोज को, इस सुक्रोज को यहां से यहां लोड कर देता है, इसको लोडिंग बोलते हैं, लोडिंग, लोडिंग। जाहिर सी बात है लोडिंग में क्या लगेगा, एनर्जी, मतलब इसमें क्या होगा, एटीपी का कंजम्पशन होगा, एनर्जी लगा के लोड कर देता है। अब समझो सुक्रोज यहाँ भर गया, अब भर तो गया लेकिन मूव तो नहीं करेगा ना, अब समझना इस चीज को, ये बगल बगल है, यहाँ क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ा, मतलब सॉल्यूट बढ़ा, सॉल्वेंट कम है मतलब हाई कंसंट्रेशन हो गया, मीडियम कैसा हो गया, हाइपो हाइपरटोनिक, सॉरी, तो मीडियम हो गया हाइपरटोनिक, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो बगल में तो जाइलम है ना,
उसमें जो पानी है वो क्या होगा, डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये पानी कहाँ होगा, यहाँ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो वो हो गया फिर पतला, एंड पानी भरने के कारण क्या हो जाता है वो, क्या फिर से शिखर क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, ये समझ नहीं आ रहा, देखना इस चीज को, अभी समझा दे रहे हम, समझ में आ जाएगा। एनर्जी लगाया मतलब कि उसको क्या है, एनर्जी लगाया, उस लीफ के मेसोफिल सेल से लेके खींच के उसको कहाँ लोड किया, उसको सीव ट्यूब के अंदर मूव करवाया। तो एनर्जी, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का तो यूज होगा ही, ये एनर्जी एटीपी लगेगा इसमें लोडिंग प्रोसेस में। ठीक है, अब देखो एटीपी लगा के लोड कर दिया, लेकिन मूव तो अभी नहीं करेगा ना, क्योंकि पानी तो है नहीं ना, फ्लो तो बना ही नहीं है। तो बगल में क्या हुआ, यहाँ जैसे ही सुक्रोज बढ़ता है तो सॉल्यूट बढ़ा, तो बगल से पानी डिफ्यूज कर गया, अब यहाँ पे पानी भी आ गया। ठीक है, अब पानी आ गया तो ये मूव करना स्टार्ट किया, ये हम कह सकते हैं ये ऐसे मूव करना स्टार्ट किया, एंड मूव करेगा ऐसे, एंड जहां स्टोरेज ऑर्गन आया, समझना इस चीज को, वहां क्या है, फिर एनर्जी लगेगा, फिर एनर्जी लगा के इस कंपेनियन सेल ये क्या करता है, इसको निकालेगा यहाँ से एंड स्टोरेज ऑर्गन में डाल देगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर से क्या होगा, एनर्जी लगेगा, फिर एटीपी लगेगा। जैसे ही एटीपी लगेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अनलोड हो गया, इसको अनलोडिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, अनलोडिंग। ठीक है, अनलोडिंग। तो अनलोडिंग एंड लोडिंग दोनों में क्या है, एनर्जी लग रहा है। जैसे ही अनलोड होता है तो समझो यहाँ पे अब क्या हुआ, सॉल्यूट हट गया ना, तो वहां मीडियम कैसा हो गया, हाइपोटोनिक, पानी फिर ज्यादा, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वापस इस जाइलम के अंदर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा। तो एक्चुअली ये मूवमेंट किसके कारण हो रहा है, पानी भरने के कारण, बल्क मूवमेंट। और जितने भी सब्सटेंसेस सारे के सारे एक ही पेस पे मूव कर रहे हैं। इसमें मेन रोल किसका है, कंपेनियन सेल का, क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग का काम भाई उसी का है। वही एनर्जी लगा के लोड करता है, वही एनर्जी लगा के अनलोड करता है। तो फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है वो एनर्जी डिपेंडेंट मूवमेंट है। मतलब लोडिंग एंड अनलोडिंग अगेन क्या है, एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस है। तो कंपेनियन सेल का मेन काम होता है सीव ट्यूब में सामान को लादना एंड उतारना, वो लेबर है एक तरीके से, सामान लादता है उतारता है। ठीक है, तो वो लेबर वाला काम कर रहा है। अब समझ में आया, नहीं आया अभी भी, फिर से समझा देते, सिंपल समझना कि लीफ में क्या हुआ, लीफ में तो बना ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया सुक्रोज में, क्यों भाई, क्योंकि ग्लूकोज बहुत रिएक्टिव है, चेंज हो जाएगा। सुक्रोज को मूवमेंट कैसे कराते हैं, सुक्रोज को कंपेनियन सेल उठा उठा कर डालने लगा इसमें, जैसे ही डाला तो सुक्रोज का अमाउंट यहाँ बढ़ गया। तो ये मीडियम कैसा हो गया, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक मीडियम हो गया, तो बगल में तो जाइलम है ना, उसमें पानी है तो पानी डिफ्यूज कर जाएगा इसमें। मीडियम अगेन क्या हो गया, इसमें पानी भी बढ़ गया, तो एक बल्क क्रिएट हुआ। अब ये मूव करना स्टार्ट किया, मूव करेगा और कहाँ जाएगा, जहां तक जा रहा है, जहां स्टोरेज ऑर्गन आया वहां फिर कंपेनियन सेल क्या करेंगे, एनर्जी लगा के अनलोड कर देंगे, सुक्रोज को निकाल देगा। जैसे ही निकालेगा तो यहाँ का सुक्रोज घटा, तो यहाँ पानी अब ज्यादा हो गया, तो एक्स्ट्रा पानी बगल में क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। यही चीज हो रहा है। अभी भी नहीं समझ में आया? नोट कीजिए तो। मिस्त्री, अनलोडिंग में तो एटीपी लगेगा ना, एक फ्लो से हमको खींच के निकालना है, तो एनर्जी नहीं लगेगा। एक धार बह रही है बीच से, हमको सफरा निकालना है, क्योंकि वो धार के चलते वो क्या है, आगे मूव करेगा।
तो ये दोनों हम लोगों का मूवमेंट हो गया जाइलम में और फ्लोएम में। इसी के साथ जो ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन है हमारा किसका, प्लांट्स का, वो खत्म हो गया। अब हम ट्रांसपोर्ट इन एनिमल पढ़ेंगे। एनिमल में जो ट्रांसपोर्ट पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ही देखना है। लोड इसलिए किया क्योंकि वहां वो ज्यादा था, वहां बन रहा है कंटिन्यूअस, स्टोरेज में बन नहीं ना रहा है। लोडिंग के टाइम पानी इसलिए बाहर जाता है क्योंकि वहां पे बगल बगल है ना, देखो मीडियम दोनों सेल वॉल से जुटा हुआ है ना, बीच में प्लाज्मोडेस्माटा भी होगा। तो ये क्या है, हम कह सकते हैं कि जहाँ पे सुक्रोज लोड हुआ वहां पे, हाँ बिल्कुल, साहिल ये कंटिन्यूअस लगता है साइक्लिक जैसा, साइक्लिक प्रोसेस है, एक बार निकल जाएगा फिर ये साइकिल चलता ही रहता है। हाँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कहाँ ग्लूकोज ज्यादा है। अगर ग्लूकोज कहाँ ज्यादा हो गया, स्टोरेज ऑर्गन में, तो साइकिल रिवर्स कर जाएगा। कब ज्यादा होगा, जब ऊपर ग्लूकोज बनना बंद हो जाएगा। हाँ, यही शुभम मैंने अभी बताया, ग्लूकोज ज्यादा है तब नहीं ये साइकिल नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे ही ग्लूकोज क्या है कम हो जाएगा तब ये क्या होगा, साइकिल रिवर्स कर जाएगा, स्टोरेज ऑर्गन टू लीफ मूव करेगा। हार्मोन शिखर मूव करता है फ्लोएम में। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को मूव करवाता है मेनली, और फ्लोएम जो है वो हार्मोन्स एंड फूड को मूव कराता है। हो गया। ट्रांसलोकेशन फूड का जो मूवमेंट होता है ना, देखो ट्रांसलोकेशन जाइलम और फ्लोएम में दोनों के मूवमेंट को मिला के ही बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। जो आपने वर्ड पूछा ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मूवमेंट इन जाइलम प्लस मूवमेंट इन फ्लोएम, या वैस्कुलर बंडल के थ्रू जो मूव होता है उसी को ट्रांसलोकेशन हम लोग कहते हैं। अभी बहुत सारे बुक्स में आप पढ़िएगा कि सिर्फ और सिर्फ फूड के मूवमेंट को लिखा होगा कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज नोन एज, सॉरी, मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, बट इट इज नॉट exactly true. Movement in xylem is also considered as translocation. हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। टॉपिक दीजिएगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की भाई बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक मेन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दूसरा सपोर्टिंग सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर हम मेन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, मेन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम। वहीं पे दूसरा, ये मेन सिस्टम है, दूसरा जो सपोर्टिंग सिस्टम है इसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं हम लोग। क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम।
तो अगर मैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करूं, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ये मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है, मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये वाला क्या हो गया, सपोर्टिंग, या इसको एक्सेसरी कह सकते हैं हम लोग, एक्सेसरी या फिर सपोर्टिंग सर्कुलेटरी सिस्टम। सपोर्टिंग सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सपोर्टिंग सिस्टम, या सपोर्टिंग सर्कुलेटरी सिस्टम हम कह सकते हैं। हाँ अर्णव, न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो ये दो सिस्टम हमको पढ़ना है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। एक एक करके दोनों को हम देखेंगे, पहले ये फ्लो चार्ट बना लीजिए। हाँ साहिल, डाल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। हो गया, चलिए। अब देखो, अब हम हेडिंग के रूप में पढ़ेंगे भाई ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को। तो टॉपिक हम देंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अच्छा लिख लीजिए। देखिए, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की हम बात करें तो इसमें तीन कंपोनेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला कंपोनेंट जो लिक्विड जो फ्लो करता है, जिसको हम ब्लड कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट हो गया जिस ट्यूब में ब्लड फ्लो करता है, जिसको ब्लड वेसल्स कहते हैं। तीसरा जो कंपोनेंट हो गया, ब्लड को ब्लड वेसल्स में फ्लो करने के लिए, पानी को पाइप में फ्लो करने के लिए फोर्स चाहिए ना, तो वो फोर्स कौन है, एक पंपिंग ऑर्गन है जिसको हार्ट कहते हैं। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स या तीन कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। पहले हम लोग ब्लड देखेंगे, उसके बाद से हम नेक्स्ट ब्लड वेसल्स को देखेंगे। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है हमारा हार्ट। तो अगर मैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात करूं तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आ गए, तीन भाई। एक सबसे पहला जो कंपोनेंट है, इसमें तीन कंपोनेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज ब्लड। सेकंड कंपोनेंट है हमारा दैट इज ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। थर्ड कंपोनेंट जो है हमारा दैट इज हार्ट। ठीक है। तो ब्लड वो लिक्विड है जो कि फ्लो करता है, किसमें फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। एंड
पंपिंग ऑर्गन क्या हो गया, हार्ट हो गया। तो आ रहा है ऑडियो वीडियो, देखिए तो शायद नेट की वजह से कटा था। हाँ, देखिए हम बात कर रहे हैं ब्लड की, ब्लड वेसल्स की एंड हार्ट की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हेडिंग हम बना लेंगे ब्लड को। फर्स्ट हेडिंग है हमारा ब्लड। देखिए ब्लड की बात करें तो सबसे पहले ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। एंड कनेक्टिव टिश्यू का प्रॉपर्टी होता है कि अ, उसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ब्लड एक लौता है जिसमें फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ब्लड की हम बात करें तो ब्लड के पास दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक क्या है, इसका सॉलिड कंपोनेंट है, एक इसका लिक्विड कंपोनेंट है। तो एक लिक्विड पार्ट है, दूसरा उसका सॉलिड पार्ट है। सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो 55% जो पार्ट होता है वो लिक्विड पार्ट होता है, एंड सॉलिड पार्ट इज 45%। लिक्विड पार्ट को वर्ड हम प्लाज्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लाज्मा। दूसरा सॉलिड पार्ट की हम बात करें तो इसको ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स। एक एक करके हम दोनों को देखते हैं। लिक्विड पार्ट भाई प्लाज्मा देखेंगे, फिर हम लोग ब्लड कॉर्पसल्स को देखेंगे। यहां तक नोट डाउन कीजिए। तो अब देखो सिंपल सा चीज है कि भाई ब्लड में जो खाना है, वेस्ट मटेरियल है, वाटर है, वो सारी चीजें रहेंगी कहाँ, प्लाज्मा में ही ना। ब्लड सेल के अंदर खाना घुस के तो नहीं जाएगा। ठीक है, जो गैसेस है मेनली वो क्या होते हैं, प्लाज्मा में ही रहते हैं। CO2 ज्यादातर प्लाज्मा में, ब्लड सेल के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है मेनली। तो हम कह सकते हैं प्लाज्मा में ही हॉर्मोन्स प्रेजेंट होगा। अब सारा चीज जो है वो कहाँ होगा, प्लाज्मा में ही होगा, जाहिर सी बात है। जो सॉल्ट्स है वो कहाँ होंगे, प्लाज्मा के अंदर होंगे। तो हेडिंग हम बना लेंगे प्लाज्मा। काफी ज्यादा हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स है इसमें। प्लाज्मा की हम बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा अगर कंपोजिशन वाइज देखें तो पेल येलो कलर का लिक्विड दिखेगा, पेल येलो लिक्विड।
क्या क्या चीजें इसमें रहेंगी? मेनली वाटर रहता है, 98% वाटर ही प्रेजेंट होता है। कुछ सॉल्ट्स रहते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एल्बुमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, ये सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं इसके अंदर और क्या है, फूड प्रेजेंट है, वेस्ट प्रेजेंट है, गैसेस प्रेजेंट है, इसी के अंदर डिसॉल्व्ड स्टेट में रहते हैं गैसेस, जैसे CO2 आपका हो गया, ठीक है। हॉर्मोन्स प्रेजेंट है। ये सारी चीजें कहाँ रहेंगी? इसी प्लाज्मा के ही अंदर रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड कॉर्पसल्स को। ब्लड कॉर्पसल्स, तो भाई ब्लड कॉर्पसल्स क्या है? लिविंग सेल्स ऑफ द ब्लड, हम कह सकते हैं लिविंग सेल्स ऑफ द ब्लड। तीन तरीके के कॉर्पसल्स हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज RBC, second one is WBC, and third one is platelets. तो ये तीन कॉर्पसल्स हमको देखने को मिलते हैं ब्लड में। देखिए तो यहां तक हो गया। देखिए अब हम एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहला हम RBC के बारे में जानते हैं। हेडिंग कर लीजिए RBC। RBC, RBC का नाम, या हम इसको रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, या रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। कॉर्पसल्स, ठीक है। साथ ही साथ इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एरिथ्रो का मतलब, एरिथ्रोज का मतलब रेड होता है, तो इसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। अगर मैं लाइफ स्पैन की बात करूं तो एक RBC लगभग 120 डेज जीता है, 100 से 125 दिन जीता है। अगर मैं इसके साइज की बात करूं अगेन, तो इसका साइज 7.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। अगर इसके और स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। और भी क्या चीजें देखो, RBC में ना मेजर जो ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे कि ER हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर हम कह सकते हैं गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो बड़ा ये एक आयरनी है, समझो। आयरनी क्या है भाई, कि RBC खुद ऑक्सीजन कैरी करता है, लेकिन उसका अपना रेस्पिरेशन एनारोबिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुद माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। तो अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेस्पायर एनारोबिकली,
रेस्पायर एंड एरोबिकली। तो नहीं है कि दूसरे के लिए ले जा रहा है, तो वही बात हो गया कि दूसरे के लिए खाना ले जा रहा है, खुद ही भूखा है। तो और आरबीसी की हम बात करें तो आरबीसी की और क्या फीचर्स है भाई, इसके अंदर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, कंटेन आयरन पिगमेंट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन करता क्या है, यही है मेनली ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, वो लगभग हम कह सकते हैं लगभग क्या 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का। एंड सरप्राइजिंगली 1 आरबीसी के पास 26.5 करोड़ ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। तो सोच के देखो कि एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी किया, तो एक आरबीसी में 26.5 करोड़ है, तो एक आरबीसी कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, तो 106 करोड़ ऑक्सीजन को कैरी करता है, 106 करोड़ एक सिंगल आरबीसी। एंड अगर मैं आरबीसी काउंट की बात करूं, आरबीसी काउंट, तो ये 4.5 टू 5.5 मिलियन होते हैं 1 ml ऑफ ब्लड में। 1 ml में कितना है, 45 लाख से 55 लाख आरबीसी होते हैं। पूरे ब्लड, पूरे ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, सोच लो कितना ज्यादा हो गया। तो ये एक ब्रीफ नॉलेज हो गया आपको आरबीसी का। क्लियर है सबको, नहीं क्लियर है, ज्यादा हो गया, कम हो गया, जो भी हो गया बताइए। बिल्कुल सेम है, सेल और कॉर्पसल एक ही चीज है। हीमोग्लोबिन क्या क्या कंटेन करता है, एक हीमोग्लोबिन जो है ना, यहाँ देखिए, ये आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, एक आरबीसी के अंदर 26.5 करोड़ ऐसे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं, एचबी मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, मेनली 4, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। आरबीसी काउंट समझ में नहीं आया शिखर, 4.5 टू 5.5 मिलियन, 1 मिलियन में कितने, 10 लाख। तो 1 ml, एक ड्रॉप, समझो सिंपल कैलकुलेट हम बताए 1 cc बोलते हैं, तो ड्रॉप भी कैलकुलेट, एक ड्रॉप, एक बूंद में ना 45 लाख से 55 लाख आरबीसी होते हैं। ये अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ये काउंट, ये नॉर्मल है, एवरेज है, एडल्ट की बात कर रहे हैं। तो ये पहला कॉर्पसल हमारा हो गया आरबीसी। सेकंड अभी हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। हो गया, नोट कर लिए।
हाँ बिल्कुल साहिल, फीमेल में कम होता है ब्लड। एक तो बॉडी साइज भी कम है नॉर्मल मेल की तुलना में, मतलब कंपैरेटिवली, और जाहिर सी बात है उनका ब्लड लॉस भी होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। लगभग काउंट की हम बात करें तो फीमेल में मेल में 5 to 5.5 लीटर ब्लड रहता है, फीमेल में 4 आधा लीटर का कमी है थोड़ा। हो गया, लिखे, बढ़े आगे। तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ शिखर, पिपेट से हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट लिखिएगा WBC। देखो WBC की हम बात कर रहे हैं तो इनको हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इनको हम भाई वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। एंड वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट, क्योंकि जैसे ल्यूकोप्लास्ट होता है ना वाइट कलर प्लास्टिड, उसी तरह ल्यूकोसाइट कहते हैं वाइट कलर सेल को। तो ल्यूकोसाइट हो गया WBC। WBC के अगर मैं लाइफ स्पैन की बात करूं तो ये काफ़ी वेरिएबल होता है, लेकिन अगर मान लो हम ब्लड में ही बात कर रहे हैं तो लाइफ स्पैन लगभग हम कह सकते हैं 10 से लेके 14 घंटे तक होता है नॉर्मल लाइफ स्पैन। अगर इसके काउंट की बात करें तो काउंट भी काफ़ी कम होता है, 6,000 से 8,000 पर ml ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, यहीं पे क्या है, इससे नीचे होगा तो भी कंडीशन खराब है। एक एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है जिसमें 1 लाख से ऊपर WBC का मेन काम होता है सेल को खा जाना, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, दूसरे सेल को, बैक्टीरिया को, वायरस को खाएगा। लेकिन अगर एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है तो अपने ही सेल को खाने लगता है। इस कंडीशन को ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा पर ml ब्लड में होने लगता है। तो WBC 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो खुद ही के सेल को, या फिर एबनॉर्मल इंक्रीज जहां 6,000 से 8,000 वहां लाख पहुंच गया, तो इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। एंड इट इज द काइंड ऑफ, और इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर, इसी को ब्लड कैंसर भी बोला जाता है। मतलब ब्लड कैंसर में बढ़ता क्या है, WBC। और क्या क्या चीजें थे, हाँ, ये न्यूक्लिएटेड होता है, जाहिर सी बात है न्यूक्लिएटेड होता है। एंड इसमें सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और बॉडी बॉडी ये सब चीज। मेन अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं तो ये दो तरीके से, हाँ मिस्टी, ब्लड कैंसर WBC के इंक्रीज होने से होता है। तो अगर मैं इसके मेन फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन इसका मेन है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, प्रोवाइड इम्यूनिटी। दो तरीके से ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है। कौन कौन वो दो तरीका है भाई? एक तरीका क्या है भाई, कि डायरेक्टली ये बैक्टीरिया को जाके खा गया, तो बाई फैगोसाइटोसिस हम कह सकते हैं, फैगोसाइटोसिस। दूसरा कुछ ऐसे केमिकल्स को निकालता है जो बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है, तो उसको एंटीबॉडीज कहते हैं उन केमिकल्स को, सिक्रीट एंटीबॉडीज। ठीक है, तो WBC का भाई काम ये होता है। कोविड में WBC का अमाउंट बढ़ेगा ना, खत्म कैसे होगा? मान लो बैक्टीरिया वायरस एंटर किया बॉडी में, तो WBC बढ़ेगा कि खत्म होगा? खत्म कैसे हो जाएगा? लेकिन क्योंकि वो अननोन पैथोजेन है, समझना इस चीज को, हम वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट ही यही होता है ना, कि जो एंटीबॉडीज है ना, जो केमिकल्स है, उन वो उनका फॉर्मेशन हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, या हर हम कह सकते हैं प्रोटीनेशियस सब्सटेंस के लिए अलग अलग तरह का एंटीबॉडी होता है। तो
वही हम कहते हैं ना, नेचुरल एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन वैक्सीन देते हैं, तो वैक्सीन असल में होता क्या, अगर मान लो हम कोविड का वैक्सीन लिए जाके, तो कोविड का वैक्सीन इज एक्चुअली द कोविड वायरस, बट इन एट्यूनेटेड फॉर्म और वीक फॉर्म हम कहते हैं, उसको कमजोर किया रहता है कि हमारे पे इफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए देखो, इसीलिए लेने के बाद थोड़ा तबियत भी बिगड़ता है, क्योंकि है तो वो वायरस ही ना। तो कोई भी वैक्सीनेशन जब भी लगता है तो क्या होता है, तबियत खराब होगी ही। नॉर्मल केस में नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो नहीं भी होगा। लेकिन नॉर्मल लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम मीडियोकर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उनको क्या है, तबियत खराब थोड़ा सा होगा, लेकिन वो फिर जल्दी ही रिकवर कर जाएगा। क्योंकि हमारे देखो, क्यों हम वैक्सीन लिए, क्योंकि एक बैग ही मान लो कि एक ऐसा दुश्मन आ गया जिसको अब पता ही नहीं हमको कि कैसा है, वो स्ट्रक्चर उसका क्या है, तो उसके खिलाफ लड़ेंगे कैसे। तो उससे लड़ने के लिए पहले से ही हम हथियार बना के रखेंगे। तो पता तो रहना चाहिए ना कि कैसा उसके पास हथियार है। उसके बाद से वो मर जाता है साहिल। स्प्लीन में चला जाता है, एक पेट से, स्टमक से अटैच एक ग्लैंड होता है जिसको स्प्लीन कहते हैं, वहीं जाके सब मर जाता है। और शुभम, डब्ल्यूबीसी बढ़ते जाता है क्योंकि देखो सामने क्या है, पैथोजेनिक सब्सटेंस है। नॉर्मल केस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन कुछ वायरल इन्फेक्शन है जिसमें घट जाता है डब्ल्यूबीसी, जैसे कि एड्स उसमें से एक लौता एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जिसमें डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कम होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी ही इन्फेक्ट होता है एड्स से। एक्चुअली एड्स का जो वायरस है, इट एक्चुअली इन्फेक्ट्स द डब्ल्यूबीसी, सो द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी डिक्रीजेस, so the immunity of the person gets drastically decreased. That's why we can say that it is also known as acquired immunodeficient syndrome, ठीक है। इम्यूनोडेफिशिएंट कहते हैं क्यों भाई, क्योंकि इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी हो गई। एंड सिंड्रोम, सिंड्रोम कहने का मतलब कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम को कहते हैं। एड्स का अपना कोई सिम्टम नहीं होता है। बुखार हुआ तो बुखार ही से मर जाएगा, ठीक ही नहीं होगा। खांसी हुआ, खांसते खांसते मर गया, ठीक ही नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं उसका कोई अपना कोई सिम्टम होता ही नहीं है, इसीलिए सिंड्रोम वर्ड यूज करते हैं। पढ़ेंगे हम लोग, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बाद, जो चैप्टर है उसमें देखेंगे। हाँ बिल्कुल अपूर्वा, कोविड तो होगा ही ना, क्यों नहीं होगा, लेकिन उसका इफेक्ट जानलेवा नहीं रहेगा। अब बाहर फिल्टर तो ही ना लगा लेंगे कि वैक्सीन वायरस अंदर ही ना जाए, अंदर जाएगा, अफेक्ट भी करेगा, लेकिन पूरा अच्छे से नहीं करेगा। हो गया ये। तो लास्ट हम पढ़ लेते, प्लेटलेट्स, लास्ट कॉर्पसल है हमारा। लिखिए, 2 मिनट दे रहे हैं, सारे लोग लिख लीजिए। हो गया। तो देखो, एक्चुअली हुआ क्या ना, कि जो इनिशियली वैक्सीन बना ना, हम कह सकते हैं, जिसे वो मर गया। 1 मिनट। तो
उसका कारण ये हुआ कि जो हम वैक्सीन बनाए थे वो अच्छे तरीके से वीक फॉर्म में नहीं बनाए थे, वो एक्टिव ही रह गया था, तो मार दिया, ज़्यादा ज़्यादा पावरफुल था। प्लेटलेट्स की हम बात कर रहे हैं। देखो, जिस तरीके से डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, उसी तरह प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, बिल्कुल अपूर्वा। प्लेटलेट्स की हम बात करें तो इसके लाइफ स्पैन की बात करते हैं, तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है नॉर्मली 3 से लेके 7 डेज तक का होता है। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो स्मॉलेस्ट सेल में से है, 2 to 3 माइक्रोन होता है, या माइक्रोमीटर हम कह सकते हैं। एंड ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड। प्लेटलेट्स के काउंट की हम बात करें तो काउंट लगभग हम कह सकते हैं 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख, फिर हम लिखे भी है 1.5 lakhs to 4.5 lakhs के बीच में रहता है। लैक्स पर ml, ठीक है। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन अगर हम लोग देखें तो क्लॉटिंग में, ब्लड को जमाने में, कोई इंजरी हो जाता है तो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी, ड्यूरिंग इंजरी। इंजरी के समय क्या है, हेल्प कर रहा है भाई ब्लड के क्लॉट होने में। अब देखो, कभी कभी हम कह सकते हैं कि इंजरी होता है, कभी कभी कटता नहीं है, तो बहुत सारा केस है जैसे कि हम कह सकते हैं प्लेटलेट अगर स्ट्रक्चरली डैमेज हो जाएंगे तो वो क्लॉट नहीं करवा पाता है। एंड इस कंडीशन को एक हम कहते हैं डिजीज होता है जिसको हीमोफीलिया कहते हैं। क्वीन विक्टोरिया का आपने नाम सुना होगा, जो कि इंग्लैंड की प्रिंसेस रही हैं, तो उनका जो पूरा फैमिली था वो हीमोफिलिक था, मतलब जरा सा भी कट लग जाएगा ना उसका ब्लड रुकेगा ही नहीं, क्लॉट ही नहीं करेगा। हाँ, इसीलिए, क्योंकि वो इतना सोफिस्टिकेटेड पूरा फैमिली उनका रहा ना। एंड उनमें हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे तो एक्चुअली जो रॉयल फैमिलीज है, दे बिलीव जीन में होता है, यस जीन जेनेटिक डिसऑर्डर है। रॉयल फैमिली दे बिलीव दैट दे आर सुपीरियर फ्रॉम एवरीवन, सो दैट्स वाई वो इनब्रीडिंग, वो फैमिली में ही हम कह सकते हैं कि उनके, बिकॉज इसके जो डेंगू के जो हम कह सकते हैं इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजन है, वो मेनली इन्फेक्ट करते हैं या उनसे उनके कारण प्लेटलेट्स का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। तो इसी के साथ हम लोगों का ब्लड का जो है कंपोनेंट पूरा हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो आज के लिए टॉपिक हम इतना ही रहने दे रहे हैं। अब जो भी आपके डाउट्स है आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड वेसल्स एंड हार्ट को पढ़ेंगे। एंड खत्म हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम नेक्स्ट क्लास में, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा अगले वीक में। मोस्टली ये खत्म हो जाना चाहिए, इस मंथ में तो हो ही जाएगा ये चैप्टर खत्म। साहिल, मॉस्क्यूटो काटता है तो क्यों नहीं निकलता है? द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज वेरी मच लो, एंड द मॉस्क्यूटो के सलाइवा में एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो उसको एक तरीके से स्टिक कर देता है, चिपका देता है वहीं पे। एंड जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो काफ़ी कम है। मॉस्क्यूटो निडल अंदर इंजेक्ट करता है ना।
यस, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। यस, ऑब्वियसली यू कैन लीव। प्लाज्मा के राइट में क्या लिखे हैं? प्लाज्मा के राइट में थ्रोम्बोसाइट लिखे, प्लेटलेट्स के बाद। अच्छा प्लाज्मा, एक मिनट, प्लाज्मा वाला तो खोलना पड़ेगा फिर। पेल येलो लिक्विड, अच्छा एक रह गया था।